नमस्कार दोस्तों, वीर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संस्कृत शिक्षण विधियों के प्रश्नों के बारे में परिचर्चा करेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और इनसे आपको बराबर 15 नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये शिक्षण विधियों के प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और इनके बारे में आप ध्यान रख कर के उत्तर भी दीजिएगा दोस्तों, और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा दोस्तों कि किसके कितने सही हुए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, काठिन्य निवारणार्थम शिक्षणम भवति, यानी काठिन्य निवारण के अर्थ में शिक्षण होता है सतत शिक्षणम, मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षणम या सर्वे। दोस्तों, बताना है काठिन्य निवारण में कौन सा शिक्षण होता है। तो ऑप्शन बताइए दोस्तों कौन सा सही है। इसमें तीसरा ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षणम, अर्थात काठिन्य निवारण में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, निदान करके उपचार करना चाहिए। तो दोस्तों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निगमन विधेः प्रथमम सोपानम वर्तते। निगमन विधि का प्रथम सोपान है। तो दोस्तों, इसमें से निगमन विधि का पहला सोपान बताना है। ए ऑप्शन है उदाहरण प्रस्तवनम, बी है नियम बोधनम, सी है सत्यापनम और डी है निरीक्षणम। तो बताइए दोस्तों, कमेंट करके लिखिए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। निगमन विधि का पहला सोपान दोस्तों, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, नियम बोधनम। निगमन विधि के बारे में थोड़ी सी परिचर्चा भी कर लेते हैं दोस्तों। निगमन विधि अरस्तु ने दी थी और निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं और नियम के बाद उदाहरण दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं दोस्तों? उदाहरण। और निगमन विधि के विपरीत एक विधि है दोस्तों, आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि। तो दोस्तों, आगमन विधि के बारे में क्या बताया गया है? आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाएंगे और उदाहरण के बाद नियम दिए जाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, निगमन और आगमन विधि दोनों विधियों में क्या अंतर है। और दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, निगमन विधि उच्च स्तर के बालकों के लिए है, उच्च स्तर हेतु, और आगमन विधि है दोस्तों, यह निम्न स्तर के बालकों के लिए है, निम्न स्तर हेतु। तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पद्य शिक्षण से विधि नास्ति, यानी इनमें से पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है। तो पद्य शिक्षण की विधि नहीं है वो बताना है दोस्तों। बताइए कौन सी है? गीत नाट्य विधि, भाष्य विधि, टीका विधि या निगमन विधि। तो पद्यांश में यानी कि श्लोक है, कविता है, तो इनमें कौन सी विधि नहीं काम में ली जाती दोस्तों? निगमन विधि सही ऑप्शन होगा। निगमन विधि पद्य शिक्षण की विधि नहीं है। निगमन विधि कौन सी विधि दोस्तों? निगमन विधि। दोस्तों, ऊपर के जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी परिचर्चा कर लेते हैं ताकि इनमें से भी अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो हम आसानी से बता सकें। गीत नाट्य विधि दोस्तों, ये निम्न स्तर के लिए, निम्न स्तर हेतु श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें छोटे बालकों को गीत, श्लोक जो है वो गीत के रूप में या नाटक के रूप में, गीत गाते हुए नाटक के रूप में बताएं तो उनको आसानी से याद हो जाता है और वे रुचि भी लेते हैं। भाष्य विधि और टीका विधि ये उच्च स्तर के बालकों के लिए हैं दोस्तों, उच्च स्तर के बालकों के लिए, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्राथमिकम कौशलम वर्तते। दोस्तों, इनमें से प्राथमिक कौशल बताना है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कौशल कितने होते हैं।
शिक्षण कौशल 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो दोस्तों इसमें से पहला कौशल सुनना, दूसरा कौशल बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा है लिखना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इन्हें भी आप क्रम वाइज याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सतत मूल्यांकनम वर्तते, यानी सतत मूल्यांकन है। निरंतरम परीक्षणम, यानी निरंतर परीक्षण। निरंतरम स्फूर्ति संपादनम, अर्थात निरंतर स्फूर्ति संपादन करना। या निरंतरम अन्वेक्षणम, निरंतर अन्वेक्षण करना। या उपयुक्त सर्वे विकल्पाः। तो सतत मूल्यांकन इनमें से कौन सा है दोस्तों? ये सभी विकल्प जो है सतत मूल्यांकन के हैं, तो ऑप्शन चौथा इसमें सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन चौथा है वो बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, सतत मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी परिचर्चा हम कर लेते हैं। सतत मूल्यांकन यानी कि CCE क्या है? ये CCE NCF 2005 में ये बताया गया है सतत मूल्यांकन के बारे में। दोस्तों CBSE में कक्षा 9th से यानी 2009 में 9 से इसे प्रारंभ किया गया था और कक्षा 10 में 2010 से इसे प्रारंभ किया गया था। कक्षा 10 में 2010 में इसे प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, इनके बारे में भी प्रश्न पूछे गए हैं सतत मूल्यांकन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 6ठे प्रश्न की तरफ। 6ठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थाने संस्कृत विद्यालयस्य संस्कृताध्यापनं प्रारब्धं भवति, यानी राजस्थान में संस्कृत विद्यालयेषु यानी संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत अध्यापन प्रारंभ होता है। प्रथम कक्षातः, तृतीय कक्षातः, षष्ठी कक्षातः, नवमी कक्षातः। तो दोस्तों बताना है कि संस्कृत विद्यालय कहाँ से प्रारंभ होता है राजस्थान में। सही ऑप्शन होगा पहला, प्रथम कक्षा से। कहाँ से होता है? प्रथम कक्षा से। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा 7वां। नाटक शिक्षणस्य उद्देश्य पूर्ति दृष्टया श्रेष्ठ विधि वर्तते, यानी नाटक शिक्षण की उद्देश्य पूर्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ विधि है। तो दोस्तों बताना है नाटक शिक्षण में उद्देश्य पूर्ति है तो श्रेष्ठ विधि कौन सी है? समवाय विधि, रंगमंच अभिनय विधि, कक्षा अभिनय विधि या सर्वे। तो बताइए दोस्तों, सबसे श्रेष्ठ विधि बताना है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो सबसे श्रेष्ठ तो एक ही होता है, कौन सी है? समवाय विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? समवाय विधि। तो दोस्तों ये नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कई दफ़े ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इस प्रश्न के ऊपर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बता देना। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। छात्राणाम लघु समूह अल्पकालम एवं शिक्षणम वर्तते, छात्रों के लघु समूह में कम समय के लिए जो शिक्षण होता है। छात्राणाम लघु समूह अल्पकालम यानी कम समय के लिए जो शिक्षण होता है वो कहलाता है आगमन उपागम सूक्ष्म शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम या समूह शिक्षणम। तो दोस्तों लघु समूह के रूप में छात्रों में कौन सा शिक्षण होता है जो कम समय के लिए होता है? सही ऑप्शन है हमारा समूह शिक्षणम, अर्थात समूह शिक्षण जो होता है वो अल्पकाल के लिए शिक्षण होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अन्वयः भवति अस्मिन् शिक्षणे, अर्थात अन्वय इस शिक्षण में होता है। तो दोस्तों बताइए इसमें से अन्वय किस शिक्षण में होता है? व्याकरणे, पद्ये, गद्ये, नाटके। व्याकरण में, पद्य में, गद्य में या नाटक में। तो अन्वय का मतलब क्या होता है दोस्तों? अन्वय का मतलब होता है कि क्रम से लिखना।
क्रम से लिखना। अर्थात कहने का मतलब यह है, श्लोक है तो श्लोक का अन्वय करना, यानी पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस प्रकार से क्रम से जमाना अन्वय कहलाता है। तो ये किस में होता है दोस्तों? अन्वय जो है वह पद्य में होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों इसमें। दोस्तों अगर प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगते हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, इससे मेरा भी भला हो जाएगा और आपके सामने और भी अच्छे प्रश्न प्रस्तुत कर सकूं। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पठन कौशलस्य विधि नास्ति, यानी पठन कौशल की विधि नहीं है। तो दोस्तों बताना है पठन कौशल की कौन सी विधि नहीं है? वर्ण समामनाय विधि, पद पद्धति विधि, वाक्य विधि या जेकार्ट विधि। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही है दोस्तों, जेकार्ट विधि। जेकार्ट विधि ये लेखन कौशल के लिए श्रेष्ठ विधि है, लेखन कौशल के लिए श्रेष्ठ विधि है, ये ध्यान रखना दोस्तों। जेकार्ट विधि जो है लेखन कौशल के लिए श्रेष्ठ विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पठन कौशलस्य प्रथमः विधि वर्तते, यानी पठन कौशल की पहली विधि है वर्णबोध विधि, पद विधि, वाक्य विधि या कथा विधि। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? पठन कौशल की प्रथम विधि कौन सी होगी दोस्तों? वर्णबोध विधि। प्रथम विधि कौन सी है? वर्णबोध विधि। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पठन कौशल के बारे में भी हम परिचर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे संबंधित भी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। पठन कौशल जो है वो 2 प्रकार का होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए। एक तो सस्वर पठन और दूसरा है मौन पठन। तो देखिए दोस्तों सस्वर पठन में भी 3 कौशल होते हैं। इनमें एक तो होता है आदर्श कौशल, दूसरा होता है अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और तीसरा होता है समवेत वाचन। मौन के भी 3 वाचन होते हैं दोस्तों, सामान्य मौन वाचन, द्रुत पठन और गंभीर पठन। गंभीर। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, पठन कौशल के भी 2 भाग होते हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नाः सन्ति, यानी विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना प्रश्नाः, अन्वेषण प्रश्नाः, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्नाः या प्रवाह कौशल प्रश्नाः। तो बताइए दोस्तों इनमें से विचार विश्लेषण यानी कि जिस पर विचार किया जाता है वे कौन से प्रश्न होते हैं दोस्तों? सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, प्रश्न उत्तर कौशल प्रश्नाः, अर्थात इसमें प्रश्नों और उत्तरों से संबंधित विचार विश्लेषण किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे 13वें प्रश्न की तरफ। दोस्तों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई दफ़े परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान देकर इस प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। मूल्यांकनस्य गुणः नास्ति, अर्थात मूल्यांकन का गुण नहीं है। अध्यापक केंद्रित, अनवरत प्रक्रिया, विश्वसनीयता या न्याय संगतता। तो दोस्तों बताना, देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मूल्यांकन का गुण नहीं है इनमें से अध्यापक केंद्रित, अर्थात मूल्यांकन अध्यापक केंद्रित नहीं होता है दोस्तों, मूल्यांकन तो बाल केंद्रित होता है, यानी कि बालक केंद्रित। मूल्यांकन जो होता है दोस्तों बालक केंद्रित होता है। बाकी सभी ये गुण दे रखे हैं दोस्तों, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विश्वसनीयता है और न्याय संगतता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्नानाम उद्देश्यम वर्तते, अर्थात प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य है। तो दोस्तों इनमें से बताना है प्रस्तावना प्रश्नों का क्या उद्देश्य है। ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम, लेखन कौशलस्य विकासम, पूर्व ज्ञान परीक्षणम या निरंतर्यम। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा। प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य दोस्तों पूर्व ज्ञान परीक्षणम, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि प्रस्तावना कौशल में हमें पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है, यानी कि पूर्व की कक्षाओं का परीक्षण, यह ध्यान रखना है दोस्तों।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न भवन्ति, यानी भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? जिसमें भावों का विश्लेषण होता है, नाटके, पद्य, गद्य या फिर पद्य नाटकयो। तो किस में होता है बताइए दोस्तों, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए दोस्तों, भाव विश्लेषणात्मक पद्य नाटकयो यानी कि पद्य नाटक में होता है। पद्य नाटक में भाव यानी कि भावों का विश्लेषण होता है इसमें। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छे प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।